नाज़रीन आदाब, आपका खैर मकदम है समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। लोकसभा का खुसूसी इजलास अपने तय प्रोग्राम के मुताबिक शुरू हो गया। आंजहानी गोपीनाथ मुंडे को खिराज अकीदत पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई, लेकिन इजलास के पहले ही दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को बैकफुट बना दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मोदी सरकार को लोकसभा में तो अक्सरियत है, लेकिन राज्यसभा में उनके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन जयललिता और बीजू पटनायक से मिलकर मोदी ने यह परेशानी भी हल कर ली है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों लीडर एनडीए को अपर हाउस में सपोर्ट करेंगे। क्या होगी पहले इजलास में मोदी की प्रायोरिटी और चैलेंज, इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मिस्र के सदारती इंतखाबात की। अब्दुल फताह अल सीसी 96.9% वोट हासिल करके एकतरफा तौर पर फतहयाब हुए हैं, लेकिन अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाया है। नताइज के ऐलान के साथ ही अल सीसी के हामियों ने जीत का जश्न भी मनाया। अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक ने नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। क्या मिस्र के सदारती इंतखाबात ऐन जमहूरियत के मुताबिक थे? अल सीसी की जीत से मिस्र और मशरिक़ वस्ता की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सिराज नकवी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। लोकसभा का खुसूसी इजलास अपने मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक शुरू हुआ। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी ने 16वीं लोकसभा की तश्कील का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया और उसके बाद आंजहानी गोपीनाथ मुंडे को खिराज अकीदत पेश किया गया और ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ नवमुंतखब अरकान को कल हलफ दिलाएंगे। वहीं बीजेपी की सीनियर लीडर सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर होंगी। वो 6 जून को स्पीकर का ओहदे का हलफ लेंगी। और पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से कबल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आवाम को हुकूमत से काफी उम्मीदें हैं और वो आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जनता ने अभूतपूर्व मतदान करके जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद देकर के 16वें लोकसभा का चुनाव किया है। आज उसका प्रारंभ हो रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं भी कि 16वीं लोकसभा शुरू हो गई। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सिराज साहब, लोकसभा में तो कोई बहुत ज्यादा मसला है भी नहीं, चूंकि अक्सरियत के साथ ये इत्तेहाद जीत करके आया है और नरेंद्र मोदी ने अपनी उम्मीदों के, अपने जो तरजीहात हैं उनके बारे में भी बता दिया है और एक तरह से ये कहा जाए कि अपोजिशन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, पहले से ही बैकफुट पर है। लेकिन सवाल राज्यसभा का है, जो कि अपर हाउस है पार्लियामेंट का। वहां किस तरह से मतलब वो डील करेंगे अगर किसी बिल की बात हो। हालांकि बीजू पटनायक और जयललिता का सपोर्ट उन्हें मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह की शुरुआत पार्लियामेंट की हुई है, खासकर के 16वीं लोकसभा की, तो क्या उम्मीदें इससे वाबस्ता की जा सकती नई हुकूमत से? वजीर आजम ने जो वादा किया है उन वादों पर किस तरह से अमल करते हैं और उनकी पॉलिसियां क्या होंगी, इसकी वजाहत वो जाहिर इस पार्लियामेंट के इजलास में करेंगे। जहां तक आपने राज्यसभा की बात की कि वहां अभी हुक्मरान महाज को अक्सरियत हासिल नहीं है, तो उसमें कई चीजें हैं। एक तो देखिए यह है कि कोई बहुत ही अहम मसला है तो उस पर मुश्तरका इजलास भी बुलाया जा सकता है और अगर मुश्तरका इजलास बुलाने का मामला होता है तो उसमें जाहिर है कि हुक्मरान जमात को कामयाबी मिलेगी कि उनके मेंबरान ज्यादा हैं। बिल सिर्फ अगर राज्यसभा में जाते हैं तो वहां दुश्वारी हो सकती है, लेकिन उस सिलसिले में बीजेपी ने जो शुरू से ही कोशिशें की हैं, जयललिता की बात आपने की, बीजू जनता दल की बात है, दूसरी कई पार्टियां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई मसला होगा। थोड़ी सी परेशानी जरूर है क्योंकि वहां अक्सरियत नहीं है, अभी कमी है। हम राज्यसभा की बात कर रहे थे और इस वक्त राज्यसभा के रुकन मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है अदीब साहब आलमी समय के इस प्रोग्राम हालत हाजरा में।
सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और गुफ्तगू ये हो रही थी कि लोकसभा जो कि 16वीं लोकसभा बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है, कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है हुक्मरान जमात के साथ और इत्तेहाद के साथ क्योंकि मुकम्मल अक्सरियत है। लेकिन राज्यसभा में अगर कोई बिल जाता है, जैसा कि सिराज साहब ने कहा कि कोई बहुत बड़ा मसला होगा तो पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास भी बुलाया जाता है, लेकिन राज्यसभा में चूंकि हुक्मरान जमात और इत्तेहाद की अक्सरियत नहीं है तो वहां पर डीलिंग गवर्नमेंट की कैसे होगी? देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो अभी मोदी साहब ने ममता बनर्जी उनसे जयललिता से और नवीन पटनायक से जो गुफ्तगू की है जी, उसका मकसद सिर्फ उनका यह है कि स्मूथ रनिंग हो। जी। और स्मूथ रनिंग देखिए पार्लियामेंट की सिस्टम में कोई ये मसला नहीं है कि अगर कोई बिल आया है उसकी मुखालफत ही होनी है जी, ऐसा नहीं है, बल्कि मुखालफत उसकी होती है जहां वो कुछ या तो तरमीम चाहते हैं या उस बिल को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो अंदाज गुफ्तगू, जो अंदाज तरीका इन्होंने पिछले 2.5 साल में बीजेपी ने एज ए अपोजिशन लीडर के हैसियत से अपनाया था जी, शायद अब वैसा नहीं होगा, पार्लियामेंट चलेगी जी। इसलिए कि अगर कोई ऐसा मौजू होगा उस पे अगर वो मुनासिब होगा तो उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजों पे सपोर्ट मिल जाए। मिसाल के तौर पर जो पहला ही इकदाम इन्होंने किया है जी जी, और पहला इकदाम ये किया कि टीआरआई के चेयरमैन को उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए जी अपना कैबिनेट सेक्रेटरी बना लिया। अब ये राज्यसभा लोकसभा से रेक्टिफाई होना है जी जी, क्योंकि ये कानून के खिलाफ था। अगर इस मरहले को ये जीत ले गए राज्यसभा से जी जी, तो समझ लीजिए कि इनकी कामयाबी बहुत है। लेकिन वो जीतने की शक्ल अगर वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बुलाना पड़ा इनको सेशन जी, तो वो जीत तो जरूर जाएंगे लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। तो उसके बाद शायद इनको ऐसे इकदाम ये नहीं लेंगे कि जहां इनको हर बार ज्वाइंट पार्लियामेंट से पास कराना। अदीब साहब, सिराज नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिराज साहब, जैसा कि अदीब साहब ने सुना आपने कि इनका ये कहना है और इन्हें इस बात का यकीन है कि इस मरतबा चूंकि अपोजिशन भी मजबूत नहीं है तो पार्लियामेंट अच्छे तरीके से चलेगी और आवाम का काम होगा और आवाम के मसाइल सुने जाएंगे, इन्हें उम्मीद है। नहीं, आवाम का काम कितना होगा इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्लियामेंट अच्छी तरह से इसलिए चलेगी कि जो सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले लोग थे वो खुद इख्तिदार में हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने खुद कही अभी कि अपोजिशन बहुत कमजोर है, तो पिछली उसमें पार्लियामेंट में ऐसा नहीं था, अपोजिशन भी मजबूत थी, तो सरकार को हिलाने के लिए उनके पास बहुत एक काफी बड़ी तादाद थी, माकूल तादाद थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने देखा कि कांग्रेस तो सिर्फ 44, यानी सूरत हाल यह है कि बाकायदा अपोजिशन लीडर का कोई बनेगा इसका भी इम्कान नहीं है। ये हुक्मरान जमात के रहमो करम पर है कि वो किसी को अपोजिशन लीडर के तौर पे तस्लीम करती है या नहीं करती। तो अब जब जहां हालात इस तरह के हों वहां कोई बहुत बड़े हंगामे की तो आपको उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। और पार्लियामेंट, जाहिर है जब हंगामा नहीं होगा तो पार्लियामेंट स्मूथली चलेगी। अदीब साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के को छोड़ करके एक तरह से ये कहा जाए कि पार्टी ने यह फैसला किया है कि एक नए लीडर का इंतखाब लोकसभा के लिए, ये किस तरह का दानिशमंदाना फैसला है और किस तरह से आप एक पार्लियामेंट्रियन होने के नाते इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन भी अपना डिफेंसिव तरीके से लड़ा जी, और अपोजिशन का रोल भी डिफेंसिव की हैसियत से लड़ा है जी। तो इसलिए कोई बहुत उम्मीद, लेकिन कहा यह जाता है कि अच्छी हुक्मरानी के लिए अपोजिशन का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और आज अगर आप अंदाजा करें तो आज जो शक्ल है मोदी का कद जो है वो 8 फीट का है और बाकी लीडरों का 4 फीट का रह गया, बौने होकर सब रह गए हैं जी। अगर सोनिया गांधी चाहती कि कांग्रेस में मजबूती लाना है तो हक बजाने की बात यह थी कि या तो वो खुद बनती या बेटे को बनाती है। चलिए ठीक है, बेटा इसके अहल नहीं है जी, तो कम से कम उनकी पार्टी में कमलनाथ ऐसा लीडर है जो 7 बार से लगातार एमपी हो रहा है जी। आप उसको न देकर, क्योंकि वो उनके सामने शायद उनसे ज्यादा बात कर लेता, अपोजिशन से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ता या पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानता, एक आप ऐसे आदमी को लाए जिसका भी ये दूसरा टर्म है पार्लियामेंट। यानी अभी भी पसंद और नापसंद का सिलसिला जारी है कांग्रेस में? अभी भी वही है कि जो हमारी कोटरी में रहे उसी को लाओ जी। तो ये लड़ाई का मौजू जो है, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ हर पार्टी में चिंतन हो रहा है, हर पार्टी में बैठक हो रही है। जो मायूसी मुझको हुई है इलेक्शन के बाद वो ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ चिंतन इस बात का हो रहा है कि राहुल गांधी कैसे बचाए जाए।
जी। इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से नहीं रही और मैं ये समझता हूं कि ये बेहतरीन मौका था, क्योंकि आपको याद होगा कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हारने के बाद उनके बारे में ये सबका इत्तेफाक है कि बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। हम लोग उनको अच्छा प्राइम मिनिस्टर मानते थे, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि नहीं रहे क्योंकि उन्होंने प्रेशर में आके बाबरी मस्जिद खुलवा दी, फिर जब प्रेशर आया तो ताला खुलवा दिया, तो वो प्रेशर में रहे। लेकिन इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर, बेहतरीन अपोजिशन लीडर हिंदुस्तान के रहे। ये तवक्कुआत हम कर सकते थे सोनिया गांधी या राहुल गांधी से। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। सिराज साहब, अदीब साहब का ये कहना है कि जिस तरह से डिफेंसिव तरीके से इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस ने, उसी तरीके से अपोजिशन का रोल भी अदा कर रही है और जिस तरह से नया लीडर मुंतखब किया गया वो कम से कम इससे मुत्तफिक नहीं है, अगर तजुर्बे की बात अगर की जाए। नहीं, मैं बिल्कुल अदीब साहब की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूं। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, खड़गे साहब के बारे में ये कहा गया है उसमें कि वो मनमोहन सिंह की बी कॉपी है एक तरह से। जाहिर है, तो अब जो मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि मनमोहन सिंह में क्या खुसूसियात थी और इनमें क्या खुसूसियात हैं, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा इल्म भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि अपोजिशन लीडर को बहुत ही एग्रेसिव किस्म का होना चाहिए अगर उसको हुकूमत से अपने मुतालबात उसके कानों तक पहुंचाने हैं और कोई सही बात को पहुंचाना है। तो उस तरह का एग्रेसिव रोल हम उम्मीद नहीं कर सकते कि खड़गे अदा कर पाएंगे। अभी अदीब साहब ने उनका कमलनाथ का नाम लिया, वो एक पुराने तजर्बेकार आदमी हैं, यकीनी तौर पर लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, अच्छे कांग्रेसी हैं और बहुत अच्छी और मजबूती के साथ अपनी बात को और पार्टी की बात को उठा सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने न जाने किन मसलहतों की बुनियाद पर उनको नजरअंदाज करके ये फैसला लिया है और जाहिर है मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी अपोजिशन नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी अपनी बात कहने के ताल्लुक से कमजोर होगी पार्लियामेंट के। एक सवाल थोड़ा सा नफ्सियाती है और मौजूदा मंजरनामे से मुतालिक मोहम्मद अदीब साहब से कि जो 16वीं लोकसभा तश्कील पाई और उसकी शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पर होगी, हालांकि आप राज्यसभा के रुकन हैं लेकिन जाहिर है आप पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट हाउस से आप जुड़े हुए हैं, आपको किस तरह का मंजर नजर आया? खबरें भी आपको मिल रही होंगी जो बदला हुआ जो माहौल है वहां पर, और किस तरह की बात ये कही जा सकती है, लोगों को काफी उम्मीद है। और नरेंद्र मोदी ने कहा भी, सबसे पहली बात अपनी तकरीर में उन्होंने यही कही कि उन्होंने जो अवाम से वादा किया है, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ खौफ सा लगता है जी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मुझे कोई और परेशानी नहीं है, लेकिन 2 कैबिनेट मीटिंगें हुई हैं इनके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए। जी जी, मुझे ये कल बताया गया कि कल की कैबिनेट मीटिंग में जैसे हेडमास्टर ऐलान करता है, उन्होंने कहा जो भी डिस्कशन है कोई मीडिया को नहीं बताया जाएगा। यहाँ तक कि अरुण जेटली साहब शीशा बंद करके बगैर मीडिया को खिताब किए हुए भाग गए। तो फिर शफाफियत कहाँ रही फिर? तो और नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ जी जी, जबकि मनमोहन सिंह साहब की सरकार की कैबिनेट के बाद हर आदमी टेलीविजन पे खड़ा होता था और कुछ न कुछ बोलता था। एक्सक्लूसिवली कल की मीटिंग में जो मुझे बताया गया कि बिल्कुल डायरेक्शन दिया प्राइम मिनिस्टर ने, तो मुझे इन बातों से अभी खतरा ये लगता है कि कहीं न कहीं दबे पाओ एक डिक्टेटरशिप जमहूरियत के नाम पे इसमें तो नहीं आ गई है। तो इस बात का खौफ है मोहम्मद अदीब साहब को। और अदीब साहब, हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, क्योंकि इस सेगमेंट का वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। आलमी समय से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं वक्फा, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आलमी समय। कश्मीर समर फेस्टिवल 2014 में लुत्फअंदोज होने के लिए पुकार रही है कश्मीर की वादियां। 21 जून से 29 जून तक हम समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है,
समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है। मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है। समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध। समय एक नारा है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय। ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। हम समय। समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत है, समय शिखर है। समय अनवरत है, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है। समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा है, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। मिस्र में हालिया इंतखाबात के नताइज के बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान कर दिया गया है। अब्दुल फताह अल सीसी कुल डाले गए वोटों का 96.9% वोट हासिल करके यकतरफा तौर पर कामयाब हुए हैं। उनके मद मुकाबिल वाहिद उम्मीदवार हमदीन सबाही सिर्फ 3% वोट हासिल कर सके हैं। मिस्र के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 47.45% राय दहिंदगान ने हक राय दही का इस्तेमाल किया। नताइज के ऐलान के साथ ही मिस्र के मुख्तलिफ मकामात पर अल सीसी के हामियों ने जश्न मनाया है। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक ने इस जीत पर अल सीसी को मुबारकबाद भी दी है और नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। दूसरी तरफ इंतखाबी कमीशन के आदाद शुमार पर उंगली उठाई जा रही है। इख्वानुल मुस्लिमीन और सबाही के मुताबिक वोटिंग फीसद बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अल सीसी की हलफबरदारी तकरीब इतवार को मुतवक्किह है। सिराज नकवी साहब, इसकी उम्मीद तो पहले ही से ही थी। हालांकि शुरू में जो वोटिंग फीसद की जो बात की गई, जिस पर एतराज हुआ है, काफी कम था और अचानक 40 से ऊपर हुआ। बहरहाल अल सीसी कामयाब हुए हैं और पूरे अपोजिशन को जिसका तख्ता पलट किया गया था उन्होंने अंदर कर रखा है, हवालात के जिसको कहा जाए कि जेल की सलाखों के पीछे। ऐसे में ये कामयाबी कितनी जमहूरी है और कितनी डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देने वाली है? देखिए, अल सीसी बहुत पहले से ही ये एक मंसूबाबंद तरीके से काम कर रहे थे। अखवान को हटाना, उसकी सरकार को बर्खास्त करना, उनके लोगों पर मजालिम करना,
हुकूमत की तरफ से उन पर पाबंदियां आयद किए जाना, उनको जेलों में डालना, ये सब इस बात का इशारा था कि हुकूमत एक खास जहन बनाकर काम कर रही है। और अल-सीसी बहुत पहले से इस बात के लिए तैयार थे कि फौज क्योंकि बराह रास्त हुकूमत की जिम्मेदारियां संभालना नहीं चाहती थी, आलमी बरादरी का दबाव था, जमहूरियत के अपने दबाव थे, तो एक फौजी हुकूमत ने जमहूरियत का वो पहन के ओढ़ के नकाब डाल के ये इलेक्शन लड़ा। साहब, अर्शी खान साहब लगातार आलमी उमूर के माहिर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते रहे हैं और आलमी उमूर से मुतालिक उनसे गुफ्तगू होती रही। अर्शी खान एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अर्शी खान साहब, आपका खैर मकदम है आलमी समय में, और आप अल फत्ताह अल सीसी की इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं सारे तनाजुर में अगर बात की जाए तो? देखिए, ये मैनुअली या फंक्शनली कहा जाए तो ये जीत है वाकई, और ये प्रेसिडेंट घोषित कर दिए गए। लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड अगर आप देखें, जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन लड़ा या जिन लोगों को इन्होंने खड़ा किया या जिन लोगों को इन्होंने खड़ा नहीं होने दिया प्रेसिडेंट के ऑल्टरनेटिव पोस्ट के लिए, तो उसमें ये पता चलता है कि इनका शुरू से ही मंशा ये था, ये खुद ही प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। इसलिए कि 1 साल हो गए, मेरे ख्याल से 11 महीने हो गए तख्ता पलटे हुए वैसी हुकूमत का, जो कि इलेक्शन के जरिए आए थे और पॉपुलर मैंडेट के जरिए आए थे। लेकिन जो सिचुएशन उसके बाद बनी वो थ्रू आउट टर्बुलेंट सिचुएशन रही, लोग को मारना पकड़ना और काफी अफरा तफरी का माहौल। तो इस सिचुएशन में इलेक्शन को होल्ड करना एक तो लेजिटिमेसी को कम करता है। मतलब इलेक्शन का मतलब है लेजिटिमेसी, सिर्फ ये नहीं कि आप पावर में आ गए और आपकी मेजोरिटी हो गई और आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे हर चीज पे कब्जा कर लिया, वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। वो इम्पोर्टेंट चीज है लेजिटिमेसी। तो अब क्या कहा जाए कि मुर्सी का सियासी करियर अब खत्म हो गया है? नहीं, मुर्सी साहब का सियासी करियर तो खत्म बिल्कुल हो गया है, और बल्कि ये मैं कहूंगा कि जो इख्वान थे या जो ब्रदरहुड थे, इनको करीब 50 से 75 साल का लॉस हुआ है। इसलिए कि प्लानिंग यही थी, बेसिकली प्लानिंग जो मिडिल ईस्ट में है, जो मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जितनी भी वेस्टर्न फोर्सेज हैं उनका कोई मंशा नहीं है कि वहां पे कोई भी स्टेबल, रिलायबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट या कोई अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री वहां वजूद में आए। लेकिन डेमोक्रेटिक जब कंट्री जब आएगी तो वहां पे जो मफादात हैं वेस्टर्न कंट्रीज के वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहां पे इजराइल एक बहुत तो सीधे तौर पर मगरबी ताकत की भी जीत मान रहे हैं फतह अल सीसी के साथ साथ आप इसे? हाँ, मगरबी ताकत की, उन मगरबी ताकत की जीत मैं कहूंगा जो जिनका बेसिकली प्लान है न्यू मिडिल ईस्ट क्रिएट करना। अर्शी खान साहब, सिराज नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे इंतखाब को और इस जीत को, जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया, किस तरह से देख रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया ने मुबारकबाद दी है और साथ मिलकर के काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है, और अगर अमेरिका और बरतानिया अगर किसी की मदद करता है तो समझा जाता है कि पूरा सुपर पावर उसके साथ है। तो अब जो हुकूमत नहीं चलेगी और खित्ते पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा, मनफी या फिर मुस्बत तरीके से? शबाब साहब, साथ मिलकर काम करने जैसा तो कोई मामला ही नहीं है। दरअसल अल-सीसी तो आए ही मगरबी ममालिक और जो पड़ोसी कई इस्लामी ममालिक हैं उनकी मर्जी से हैं, उनकी पूरी हिमायत, पूरी पुष्टपनाही उन्हें हासिल रही है। तो जहां तक अमरीका या मगरबी ममालिक की बात है तो उनके लिए, उनके मफादात के लिए काम करेंगे, इसमें मुझे जरा भी शुबा नहीं है। रही आसपास के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से भी बेशतर ने अल-सीसी को सपोर्ट किया था और उसके कई असबाब थे, उनके अपने दाखिली हालात भी इस तरह के हैं। दूसरी बात यह कि कोई मजबूत जमहूरियत जैसे अखवान की थी या मुर्सी साहब वहां थे तो उनसे उन्हें कई परेशानियां थी, वो परेशानियां इस हुकूमत से उनको नहीं होंगी। इनके और कई इस्लामी ममालिक के बीच में शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कई मायनों में, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जमहूरियत पसंद, आसपास की जो इस्लामी हुकूमतें हैं वहां जमहूरियत का जो हाल है वो आपके सामने है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें दरअसल एक तरह के जमहूरियत के पर्दे में मुतलकुल अनानियत ने फिर कब्जा जमा लिया मिस्र में। अर्शी खान साहब, आपने सिराज साहब को सुना, क्या तबसरा है आपका? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ जो सिराज साहब कर रहे हैं, लेकिन अब जो देखिए जो इजिप्ट में हुआ है वो तो ये है कि इलेक्शन हो गया, मुर्सी साहब प्रेसिडेंट हो गए, वो ओथ ले लेंगे और मुबारकबाद भी मिल गई। लेकिन इजिप्ट जो है वो अनस्टेबल हो गया है, इसलिए कि इजिप्ट में खुद से इजिप्ट के अंदर ही अपने लोगों को ही दुश्मन बनाया गया या दुश्मन घोषित कर दिया गया। तो जब आप अपने दोस्तों को ही इंटरनल एनिमी बनाते हैं, उसके बाद फिर सियासत करते हैं, तो वो कंट्री कभी स्टेबल नहीं रहती, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो फिर खाना जंगी की शुरुआत नए सिरे से? नहीं, खाना जंगी की शुरुआत तो हो ही गई, इसलिए कि नहीं, नए सिरे से इसके बाद अगर कहा जाए तो
हाँ, इसलिए कि देखिए कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, कार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जो कि इजिप्ट में कभी नहीं हुए। कार बॉम्ब ब्लास्ट इराक में भी कभी नहीं होते थे। आप जानते हैं कौन लोग कर रहे हैं। तो कार बॉम्ब ब्लास्ट जब होते हैं तो उसमें एक है भाई सीसी इनके आदमी, मोर्सी साहब के आदमी है। अब मोर्सी साहब के आदमी वो भी हो सकते हैं जिनको परचेज कर दिया गया हो, या नहीं भी हो सकते हैं, स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल सिचुएशन अब ये बनेगी कि मोर्सी पीपल मतलब इखवान वर्सेस सीसी, इखवान वर्सेस सीसी। तो ये जो डिवाइड है, ये कभी डेमोक्रेसी को मतलब कि रियल डेमोक्रेसी को वजूद में नहीं ला सकती, और उसे जो आम लोगों का वो फायदा नहीं होगा। इसलिए कि आप लीबिया की सिचुएशन देख रहे हैं, वहां पे क्या हालत है। तो मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी का जो मेन पर्पस है वो इजिप्ट में बिल्कुल सर्व नहीं होगा। इनका वो जो है कि भाई ब्रेड है, बटर है और डिग्निटी है और फ्रीडम है, सोशल जस्टिस है, हम इसको मेंटेन करेंगे, इसलिए कि इसीलिए रेवोल्यूशन आया था। कोई रेवोल्यूशन का मकसद सर्व नहीं हुआ, ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत सारी चीजें हुई, और इसमें इखवान ने भी नेचुरली बहुत सारी कुछ बेवकूफियां की जिससे उनके हुआ। लेकिन ओवरऑल जो है कंट्री एक निगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर अल सीसी साहब अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं कुछ वेस्टर्न पावर्स के गलबे से, और मुस्लिम जो उनके स्पॉन्सर्ड कुछ लोग हैं उनके गलबे से अगर अपने आप को आजाद करते हैं, तो हो सकता है कि ये एक अच्छे लीडर साबित हो फ्यूचर में। लेकिन ये बड़ा रिस्क है, जैसे कि हमारे करजई साहब बाद में एक अच्छे लीडर उभरे, उन्होंने आजाद स्टैंड लिया। जब भी बॉम्बिंग होती रही अफगानिस्तान पे हाल में खास करके, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्रिटिसाइज किया जिन्होंने बॉम्बिंग की वगैरह। तो अगर वो उस तरह से आजाद बनना चाहते हैं तो हो सकता है कि इजिप्ट को फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका आशिक खान साहब तफसीलात बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिराज नकवी साहब, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन एक मुख्तसर सवाल जो कि शायद मैंने पहले भी किया था आपसे कि अल फताह अल सीसी कामयाब हो गए हैं और बशर उल असद की जीत भी यकीनी है, तो इन दोनों की फतवाहत को आप किस तरह से देख रहे हैं मुख्तसर में? देखिए, बशर उल असद में और अल सीसी में ये फर्क है कि अल सीसी एक बाकायदा मुंतखब हुकूमत को बर्खास्त करके उनको उनके जो अपोजिशन के जो लोग थे उनको जेलों में बंद करके उस तक पहुंचे कुर्सी तक, जबकि बशर उल असद के साथ इस तरह का मामला नहीं है। बशर उल असद इलेक्शन हो रहे हैं, वो जीतते हैं या हारते हैं ये तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां कोई उनसे पहले हुक्मरान नहीं था, और जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो जमहूरी तरीकों से उनसे नहीं लड़ रही हैं, बल्कि वो हथियारों से लड़ रही हैं। तो वहां सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल है। और ताजा खबर ये है, हम आपको फिर बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर अल फताह अल सीसी को सदर मतलब ऐलान कर दिया गया है और 96% से ज्यादा मतलब वोटों से वो कामयाब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सिराज नकवी साहब का आलमी समय के स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चला है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, हमारी खबरों को भी इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल शबाब अनवर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।